तो गाइस जैसे कि हमें पता है कि हफ्तों से रियल मैड्रिड जो है रॉड्री के साथ नेगोशिएट कर रही थी एंड ये कोई ऐसा हिडन फैक्ट नहीं है जो किसी भी पार्टी ने छुपाने की कोशिश करी हो। रिपोर्ट्स जो है वो ये चीज़ बता रही थी। मैन सिटी की तरफ से ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि रियल मैड्रिड जो है उनके पास बार बार आ रही है कि भाई रॉड्री को हमें दे दो, एंड रॉड्री खुद इतनी सटल हिंट्स उन्होंने छोड़ी कि लगा कि ये तो रियल मैड्रिड ज्वाइन करने के लिए ही पैदा हुआ है। एंड उसके बाद वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस रही उसके बाद कोई डाउट ही नहीं रहा कि रियल मैड्रिड को ऑब्वियसली एक होल्डिंग मिडफील्डर की जरूरत थी, टेम्पो कंट्रोलर की, एंड रॉड्री से बेटर वो उनके लिए कोई यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। रियल मैड्रिड को ऐसा लगता था कि ये आना ही चाहता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, मतलब मैटर ऑफ फैक्ट है, मैटर ऑफ टाइम है जब तक हम जाके रॉड्री को मैन सिटी से खींच लेंगे या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें सिर्फ दो तीन चीज़ें बचती हैं। हमें जो है मैन सिटी से जो आस्किंग प्राइस है, जो ट्रांसफ़र फीस है, उस पर हमें जो है एक तरीके से बात करनी है। बट इस सारी नेगोशिएशन के बीच में आ जाते हैं बार्सिलोना यानी कि डेको। डेको जो है बार्सिलोना की साइड से आते हैं, वो मैन सिटी से बात करते हैं, उसके बाद वो रॉड्री से भी बात करते हैं। उसके अलावा हैंसी फ्लिक जो है वो रॉड्री से पर्सनली बात करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये क्यों अच्छा है, क्यों रियल मैड्रिड से बेटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब वो एक तरीके से आप कह लो कि बार्सिलोना की तारीफ के पुलिंदे वहाँ पे बांध देते हैं। उसके अलावा बार्सिलोना के जो स्पेनिश टीममेट्स हैं जिनके साथ वो वर्ल्ड कप खेले हैं, विच इज़ अ फेयर पॉइंट। अगर मैं मतलब किसी कंपनी में हूँ एंड मैं चाहूँगा कि मेरा दोस्त भी मेरी कंपनी में आ जाए तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि प्लीज़ आ जाए यार, बढ़िया कंपनी है, कोई बुराई नहीं है। सेम काइंड ऑफ थिंग जो है यहाँ पे होती है। एंड ये सब करने के बाद जो स्पेनिश टीममेट्स हैं वो भी रॉड्री को कन्विंस करते हैं आने के लिए। उसके कुछ दिन बाद, जिसके लिए कि वो कुछ दिन बाद मतलब अभी जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, रिपोर्ट आती है कि जो रॉड्री है वो रियल मैड्रिड को डिच करके बार्सिलोना जाने की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो स्ट्रेंजेस्ट चीज़ है जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे, कि हम सबको ये चीज़ लग रही थी कि फ्लोरेंटिनो पेरेस खुद इन्वॉल्व है, होजे एंजल सैंचेज जो है वो इन्वॉल्व है, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसफर। ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड ने एफर्ट में टेक्निकली कोई कमी रखी, बट माई पॉइंट इज दैट कि इतना कुछ होने के बाद जहाँ पे रॉड्री के खुद के एजेंट ने बोला कि रियल मैड्रिड ने जो है बहुत अच्छे से कोशिश करी, बहुत अच्छा एफर्ट दिखाया, मैन सिटी से बात करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रियल मैड्रिड ट्रू जेंटलमैन की तरह बात कर रही थी, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया एक्सेट्रा। बट इन सब के बावजूद मेरे एजेंट जो हैं वो जो मेरे जो प्लेयर हैं वो बार्सिलोना जा रहे हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली में रियल मैड्रिड ने एफर्ट किया है। रियल मैड्रिड ने बहुत ज़्यादा वेट वाली जो थ्योरी मैंने ही दी थी, बट जब मैंने अब रात में बैठ के सारा पढ़ा और भी अपडेट्स आई उसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वेट तो उन्होंने डेफिनेटली करा होगा। ऑब्वियसली यार नेगोशिएशंस कहीं ना कहीं इसी तरीके से चलती है। हम शायद थोड़ा गलत पर्सपेक्टिव में ले गए जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइप जो कि इंटरनेट पे क्रिएट हो रही थी, बट फ्लोरेंटिनो पेरेस ने अपनी तरफ से कोशिश करी। मतलब आप एक तरीके से सोचो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ रियल मैड्रिड के लेट करने का केस नहीं है, रियल मैड्रिड को यहाँ पे रॉड्री ने यूज करा है, या फिर आप रॉड्री कह लो या फिर आप कह लो कि मैन सिटी ने यूज करा है, कि इस तरीके से मीडिया में प्रेशर बनाया गया रियल मैड्रिड के नाम का। मतलब रियल मैड्रिड के नाम का इतना प्रेशर बना कि बार्सिलोना ने जंप कर दिया। मैन सिटी जो है उनको लगा कि यार हमें तो और भी वेट करते हैं तो और बहुत सारे क्लब्स जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इशू है इसमें रॉड्री का सब कुछ लेना देना है। मतलब कैसे आप सारी दुनिया में ये पहले बोल रहे हो कि मैं तो रियल मैड्रिड में खेलने के लिए पैदा हुआ हूँ, बिल्कुल मतलब इनडायरेक्टली, और उसके बाद आप सीधा बोलो यार मैं तो बार्सिलोना चला जाता हूँ। तो मैं आपको दो तीन पॉइंट्स में बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरे हिसाब से इस पूरे केस में हो क्या रहा है। तो अगर आपको ये समझना है कि रॉड्री के केस में स्टोरी ने एकदम टर्न कैसे ले लिया, प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखना, समझ में आ जाएगा। तो गाइज इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो आता है जूनी कैलिफेथ के डिसीजन का। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी करी है, जितने जर्नलिस्ट को मैं पढ़ता हूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन से मुझे ये चीज़ पता लगी है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस ने अपना जो सारा ये रॉड्री की साइनिंग का जो डिपार्टमेंट था ये पूरा का पूरा जूनी कैलिफेथ को दिया हुआ था, यानी कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे इस पर्टिकुलर साइनिंग के लिए। अब जूनी कैलिफेथ ने फ्लोरेंटिनो पेरेस को ये बोला कि आप थोड़ा सा धीरे चलो, हम थोड़ा सा धीरे चलते हैं, बिकॉज ये जो आस्किंग प्राइस है 70, 80, 90 मिलियन का, इसको हम कम कर सकते हैं। अब अगर आप टेक्निकली देखो तो जूनी कैलिफेथ यहाँ पे मतलब थोड़ी सी सेंसिबल बात भी कर रहे थे। रॉड्री के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। उसके बाद सिटी जो है रॉड्री को एज ए लेवरेज की तरह यूज कर रही थी कि एक बिडिंग वॉर आ जाएगी, बार्सिलोना भी आ जाएगी, रियल मैड्रिड भी आ जाएगी, मे बी PSG भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, तो हमें जितना ज्यादा प्रॉफिट मिल सके उतना बढ़िया, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको पता था कि ये प्लेयर तो जा ही रहा है, ये प्लेयर जा रहा है, तो इससे पहले हम इसको चर्न कर लेते हैं, जितना पैसा जो है हम यहाँ पे निकाल देते हैं। उसके बाद जूनी कैलिफेथ को पता था, सबको पता था कि जो प्लेयर है यानी कि रॉड्री वो मैड्रिड को प्रेफर कर रहा है, तो हमारे पास भी थोड़ी सी लेवरेज जरूर है जिसके बेसिस पे हम मैन सिटी को यहाँ पे फंसा सकते हैं। उसके अलावा उस टाइम तक कोई नॉर्मल राइवल जो है वो कंपीट नहीं कर रहा था, प्लस थोड़ा सा इंजरी का भी जो पॉइंट है वो रॉड्री के साथ आता ही है। भाई ACL इंजरी भी हुई है, और अभी एंजो मरेस्का ने खुद बोला है कि उनकी बैक सर्जरी वगैरह ये सब चीजें होनी है। सो जूनी कैलिफेथ के पॉइंट्स यहाँ पे थोड़े से सेंसिबल है, बट उनकी
की थोड़ी प्रॉब्लम भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो इस पॉइंट तक मुझे ऐसा लगता है कि जूनी कैलिफत ने कोई चीज़ गलत नहीं करी। उन्होंने बोला कि यार हमारे पास भी लेवरेज है, उनके पास भी लेवरेज है, तो थोड़ा 50-50 करके दोनों भाई अपन यहाँ पे एक तरीके से चल लेंगे। मेरे हिसाब से फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यहाँ पे जूनी कैलिफत की जो ये अंडरस्टैंडिंग थी उस पर आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक भरोसा करा। एंड रियल मैड्रिड ने रॉड्री के कैंप को ये बोला कि हम आपके साथ तो हमारे टर्म्स अग्री हो ही गए हैं, अब हम मैन सिटी को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, हम उनके साथ ये जो टर्म्स हैं ये अग्री यहाँ पे करेंगे। उसके बाद ये जो लोअर ट्रांसफर फी थी इसके ऊपर मैन सिटी ने रिफ्यूज कर दिया। मैन सिटी ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जूनी कैलिफत आ जाए, चाहे उनका लौंडा आ जाए, चाहे फ्लोरेंटिनो पेरेज आ जाए, और चाहे उनका पोता आ जाए, जो पैसे हैं हम उतने ही लेंगे, हम इसमें कुछ भी पैसे कम नहीं करेंगे। बट फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड जूनी कैलिफत जो थे उनकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर थी कि या तो आप अपना प्राइस कम करो या फिर हम रॉड्री को साइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में था कि ये तो हमारे पास ही आएगा ना, इवेंचुअली हमें लेना ही है। जब ट्रांसफर विंडो का टाइम जाता रहेगा, जब उनको देखेगा कि यार ये प्लेयर फ्री एजेंट हो जाएगा, तो मैन सिटी वाले खुद रियल मैड्रिड को फोन करेंगे और बोलेंगे कि अच्छा ठीक है यार ले जाओ तो थोड़ा, चलो तुम 50 कह रहे हो, चलो तो ना तुम्हारी ना हमारी 55 कर लेते हैं, 55 में ले जाओ, समथिंग लाइक दैट। दिस माइट बी थिंकिंग, दिस माइट बी थॉट बाय रियल मैड्रिड। इसके बाद ये जो ऑपरेशन था ये यहीं पे थोड़ा सा स्लो हो जाता है, या फिर आप कहो कि एक तरीके से स्टॉल हो जाता है। रॉड्री जो है इस टाइम पे वेट कर रहे हैं कि रियल मैड्रिड और मैन सिटी जो है कुछ ना कुछ आउटकम यहाँ पे निकालें टेक्निकली, अगर वो कर रहे हैं तो उसके पॉइंट के ऊपर भी बाद में बात करेंगे। सो अब यहाँ पे होता क्या है कि रियल मैड्रिड जो है वो रॉड्री को बोलती है कि आप थोड़ा सा और वेट करो ताकि हमारे थोड़े पैसे बच जाएं। यानी कि टेक्निकली रॉड्री के पास कोई आंसर नहीं है, रॉड्री सिर्फ यहाँ पे ये कह रहा है कि यार कर लो भाई साइन अगर करना है तो। जॉर्ज मेंडिस ने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जोसे मोरिनियो को दी थी। उन्होंने बताया कि जो ये तुम्हारा रॉड्री है भाई, रियल मैड्रिड जो है इसको थोड़ा टाइम लगा के खरीद रही है, देख लो अगर कुछ बात करनी है तो। जोसे मोरिनियो रिपोर्टेडली इस चीज़ से बहुत नाराज थे, उन्होंने जूनी कैलिफत से लड़ाई झगड़ा भी करा है। मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर मैं तुम्हारे हिसाब से चलने लग गया तो मैं इतना फूल लगूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ एक्सेक्टर। मुझे नहीं पता कितना सच है, बट हाँ जब नोइंग जोसे मोरिनियो तो वो नाराज तो जरूर हुए होंगे, इस पर तो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद मैनचेस्टर सिटी को भी लगा कि रियल मैड्रिड हमारे साथ गेम खेल रही है, तो हम भी जरा मार्केट को ओपन कर लेते हैं, हम भी जरा ये जो ऑप्शन है उनको एक तरीके से एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसी मोमेंट पे बार्सिलोना जो है वो वहां पे एंटर होती है। बार्सिलोना जो है मैन सिटी के साथ यहाँ पे बातचीत करना शुरू कर देती है। सो टेक्निकली बिफोर बार्सिलोना जो मैड्रिड है उनके पास रॉड्री की प्रेफरेंस थी, मतलब रॉड्री चाहता था कि मैं रियल मैड्रिड जाऊंगा। उसके बाद सिटी के पास एक सीरियस बायर था, वो रियल मैड्रिड था, ठीक है। उसके बाद फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है वो बहुत कामली इसको नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताए। बार्सिलोना आने के बाद सिटी के पास जो लेवरेज है वो यहां पे बढ़ गया। अब सिटी के पास कंपटीशन है, अब रॉड्री के पास भी ऑप्शन है। पहले उसके पास सिर्फ रियल मैड्रिड था टेक्निकली जहां वो जाना चाहता था, बट अब वहां पे बार्सिलोना भी आ गया। सो मैड्रिड ने यहां पे अपनी लेवरेज जो है वो यहां पे खो दी, एंड ये जो प्राइस था जो रियल मैड्रिड चाह रहे थे कि अब कम हो जाएगा, टेक्निकली वो बढ़ गया, क्योंकि अब मैन सिटी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आते हैं वो पॉइंट जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत सही है, विच इज रॉड्री ने यहां पे रियल मैड्रिड का इस्तेमाल करा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ पॉइंट हैं। बहुत हफ्तों से एक पब्लिक स्टोरी एक तरीके से पूरे डोमेन में फैली हुई है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है कि रॉड्री को रियल मैड्रिड चाहिए, वो सिर्फ मैड्रिड प्रेफर कर रहा है। पीएसजी वीएसजी ये वाली टीमें भी कहीं ना कहीं सोच रही थी, बट अब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ फ्लोरेंटिनो पेरेज की कॉल के वेट कर रहे हैं, उनके एजेंट जो है वो रियल मैड्रिड से बात कर रहे हैं, मोरिनियो को रॉड्री चाहिए, एक्सेट्रा इस टाइप की बहुत सारी बातें हो रही थी। ये स्टोरी जो है, इस स्टोरी ने रॉड्री का बेनिफिट जरूर करा। अगर आप ऑनेस्टली देखो तो इससे रियल मैड्रिड का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इस स्टोरी से सिर्फ मैनचेस्टर सिटी के ऊपर प्रेशर पड़ा कि यार ये रॉड्री जो है ये जाना चाहता है और हमें इसको भेजना पड़ेगा। हमारा सिर्फ इतना हुआ कि रियल मैड्रिड थोड़ा सिक्योर फील करने लगी, ठीक है हमारे लौंडा हमारे पास ही आएगा, कहाँ जाएगा। इतनी स्टोरी जब दुनिया में उड़ा रहा है तो इसका मतलब एक तरीके से रियल मैड्रिड आना चाहता है। अब इस स्टोरी की वजह से बार्सिलोना को ऐसा लगा कि यार ये तो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर रियल मैड्रिड के पास चला जाएगा, हमारा फ्रैंकी डियोंग भी इंजर्ड हो गया है, तो आप लोगों को मतलब इंटरनली वो लोग बात करेंगे कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमें फ्लोरेंटिनो पेरेज को यहाँ पे सबक सिखाना चाहिए जो उन्होंने जूनियर अल्वारेज के लिए हमारे साथ करा है। तो इट्स हाई टाइम कि हमें एक प्लेयर भी मिल जाएगा और हमें एक फैंटास्टिक मौका भी मिल जाएगा फ्लोरेंटिनो पेरेज को ये दिखाने का कि भाई गेम्स आप ही को खेलने नहीं आते हैं, हमें भी आते हैं। सो
इसके आसपास जब तक वहां पे ये सब बातचीत चल रही होगी, रियल मैड्रिड ने अपना ऑफर जो है वो यहाँ पे फाइनली मार दिया। वो जितने भी प्राइस का मारा वो मुझे नहीं पता। रॉड्री के खुद के एजेंट ने ये चीज बोली, मतलब रात को उन्होंने खुद ये चीज कंफर्म करी कि रियल मैड्रिड ने रॉड्री को बहुत इनॉर्मस रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करा। उन्होंने फ्लोरेंटिनो पेरेस जो है वो पर्सनली इन्वॉल्व थे, जो रियल मैड्रिड के सीईओ हैं होजे एंजल सैंचेज, वो भी इन्वॉल्व थे। उसके अलावा जो क्लब का स्टाफ था उन्होंने हर पॉसिबल चीज करी मैन सिटी को मनाने के लिए। एंड उसके अलावा जो भी बातें यहाँ पे कर सकते थे, मैड्रिड ने जो ऑफर है वो भी ऐसा रखा कि जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था रिजेक्ट करने के लिए, यानी कि वेजेस के टर्म्स में भी, सारी चीजों में भी। एंड मैड्रिड जो है वो ट्रूली जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये उनके एजेंट ने यहां पे बोला है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने मैड्रिड को रिजेक्ट कर दिया है। आप खुद बोल रहे हो कि मैड्रिड ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें करी, बट स्टिल हमने रियल मैड्रिड को रिजेक्ट कर दिया, क्यों? अब इस क्यों का आंसर तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रॉड्री दे सकते हैं। एंड इसी रिजेक्शन के बाद ही मेरे आगे ये सारी चीजें जो है ये सेंस बनाना ना बंद कर देती हैं कि इन बातों का मतलब ही क्या है। अब मतलब अगर आप टेक्निकली सोचो तो मेरे पास इसमें 2-3 क्वेश्चन है कि अगर आपको बार्सिलोना जाना ही था तो ये जो रियल मैड्रिड है ये आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन कैसे हो सकती है, जो इतने हफ्तों से आपने पूरी दुनिया में हंगामा काट रखा था। अगर आप जिस टीम को चाहते हो तो आप तो उसी टीम में जाना चाहोगे ना। एंड हाउ कैन यू रिपोर्टेडली वांट ओनली मैड्रिड? आप कैसे सिर्फ मैड्रिड ही चाहते थे? आप तो दूसरी टीम के आते ही एकदम से उनमें इंटरेस्टेड हो गए। हाइपोथेटिकली अच्छा हुआ भाई कहीं कोई आईएसएल की टीम नहीं आ गई, नहीं तो आप तो उसमें चले जाते। अरे भाई जिसमें जाना है भेज दो मुझे, तो भाई मेरा मन कर रहा है तो डाल दो। आर्सेनल आ जाती, वहां चले जाते। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मतलब एंड आप इतने टाइम तक अपनी फाइनल मूव के लिए वेट कर रहे थे। अगर आपको बार्सिलोना से बात ही करनी थी तो आपका एजेंट या आपके एंटीरियर जो है वो तो वैसे भी जाके बात कर सकते थे। आपने सिर्फ रियल मैड्रिड के थ्रू सिटी के ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि वो सेल करने वाले मोड में आ जाए और तब उसके बाद जाए। एंड अगर इतना ही इंपॉसिबल ऑफर था, जैसे आपके एजेंट ने खुद बताया कि रियल मैड्रिड ने इतना अच्छा ऑफर दिया विच वाज इम्पॉसिबल टू डिनाई, तो आपने क्यों फिर बार्सिलोना को चुन लिया? ये इन क्वेश्चनों के जो आंसर है मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी मतलब ये बिल्कुल मेरी समझ से तो बहुत परे है। एंड आई पर्सनली डोंट थिंक कि ये रॉड्री ने जो ये डिसीजन है, ये फुटबॉलिंग ड्रीम्स जो आप हफ्तों महीनों सालों से सोच रहे हो, ये सिर्फ 2 दिन की नेगोशिएशन में चेंज हो गई। मतलब आप बचपन से सोचते आ रहे हो हाइपोथेटिकली कि मैं रियल मैड्रिड ज्वाइन करूंगा, और 3 दिन में बार्सिलोना आई और आप चले गए। मेरे हिसाब से ये सिर्फ रियल मैड्रिड का नाम यूज किया गया बिकॉज ये नाम जो है उनके लिए यहाँ पे यूजफुल था। मैड्रिड के इंटरेस्ट से आपने सिटी को फोर्स किया कि भाई देखो मैं बिकना चाहता हूँ, अब मुझे या तो बेच दो कहीं ना कहीं, मतलब मेरी जो सेल है उसको बहुत सीरियसली रखना है, ऐसा हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं आपका। रियल मैड्रिड के नाम का आपने ये इस्तेमाल करा। उसके बाद आपने अपनी लेवरेज यहाँ पे बढ़ा ली कि भाई रियल मैड्रिड जैसा क्लब इसको चाहता है तो भाई इसको जाना ही है। तो एक हवा हो गई कि भाई रॉड्री तो रियल मैड्रिड ही जाएगा, और रियल मैड्रिड भी इसी में इंटरेस्टेड है। ये करके आपने पूरी मीडिया में जो है यहाँ पे हवा बना ली। आपने एक पब्लिक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। हम सब लोगों ने ऑनलाइन की रॉड्री कब आएगा, रॉड्री कब आएगा, रॉड्री नहीं आ रहा, एक्सेट्रा वाली चीजें। एंड आपने इसी के थ्रू बार्सिलोना में एक फोमो बना दिया। आपने बार्सिलोना में एक फियर बना दिया कि अरे भाई ये कहीं रियल मैड्रिड चला गया तो पहले ही 6 प्लेयर खरीद लिए हैं भाई, क्या बिल्कुल ही हमें बिल्कुल सारे मैचेस ही हरवाओगे क्या, एक्सेट्रा वाली चीज। उसकी वजह से डेको जो है वो रॉड्री से बात करने आए। एंड फाइनली बार्सिलोना जो है वो भी एक तरीके से फोर्स हो गई यहाँ पे एक्ट करने के लिए। जैसे ही बार्सिलोना रेस में एंटर हुई, रॉड्री ने 1% भी रियल मैड्रिड के बारे में नहीं सोचा। एंड वो सीधा यहाँ पे चले गए। सो टेक्निकली रॉड्री ने यहाँ पे सिर्फ मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड का जो यूज है वो किया है, उनका नाम यूज किया है अपना ट्रांसफर यहां पे कराने के लिए। एंड ये जो रॉड्री वाली सागा हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद ना जूनी कैलेफेथ की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नो डाउट जूनी कैलेफेथ भाई बहुत बढ़िया आपका बंदा है, जिसने आपको अच्छी अच्छी साइनिंग्स दी है, जिसने आपको विनीसियस जूनियर जैसी साइनिंग्स दी है। बट आपको ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये जूनी कैलेफेथ ही थे जिन्होंने फ्रैंको मैस्टनतूनो की साइनिंग के लिए भी रियल मैड्रिड को फोर्स किया। रियल मैड्रिड उस साइनिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी, फ्लोरेंटिनो पेरेज मैस्टनतूनो के फेवर में नहीं थे, बट जूनी कैलेफेथ ने उनको इतना फोर्स करा कि नहीं खरीद लेते हैं, खरीदना चाहिए। बिकॉज अब इसके पीछे बहुत सारी कहानी है। बिकॉज टेक्निकली मैं इसमें बहुत डिटेल में कभी बाद में बात करूंगा, बट ये जो कैलेफेथ है ये टीएमएफ एजेंसी के साथ काम करते हैं। मैं छोटा सा आपको प्रीव्यू दे देता हूं। ये जो टीएमएफ एजेंसी है ये फेडरिको पीनिया के साथ एसोसिएटेड है, जो कि विनीसियस के एजेंट हैं। बाद में इसी एजेंसी को रॉक नेशन खरीद लेती है, वही रॉक नेशन जो इस टाइम पे विनीसियस की एजेंसी है, एंड साथ में यान डियोमांडे की भी एजेंसी है, एंड वो रॉक नेशन ब्राजील बन जाते हैं। सो टेक्निकली यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा है जूनी कैलेफेथ का अगर उनकी एजेंसी से रिलेटेड क्लाइंट्स यहाँ पे आए। ऑब्वियसली एजेंसी का फायदा है, अगर एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर लेवल का आदमी किसी क्लब में बैठा है वो उन्हीं की एजेंसी के प्लेयर्स खरीदेगा, जैसे कि जॉर्ज मेंडिस को फायदा होता है। सो ये जो इन्वॉल्वमेंट है कैलेफेथ की, मुझे वो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक जरूर लग रही है। मैं इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा, बट
रॉड्री ने यहाँ पे जो किया है वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल है बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन। आपने सिर्फ रियल मैड्रिड के नाम का इस्तेमाल करा बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है आपको कभी भी रियल मैड्रिड नहीं आना था। सो गाइज, आप चाहे कितना ही परेशान हो लो, कितनी टेंशन ले लो, कोई बात नहीं। अगर कोई प्लेयर, मेरा पर्सनल पॉइंट ऐसा है, अगर कोई प्लेयर रियल मैड्रिड को एक्चुअली में नहीं मानता आने के लिए, ऐसे प्लेयर की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसे प्लेयर की आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भाई वो आएगा ही आएगा। यान डियोमंडे जो है उसको रियल मैड्रिड आना था, जब उसको लगा कि रियल मैड्रिड यहाँ पे एक्चुअली इंटरेस्टेड है, उसने किसी की बातें नहीं सुनी, उसने पीएसजी की बातें नहीं सुनी। वो अलग बात है, पीएसजी बोलेगी कि हमने पैसा ये फलाना टिकाना, कुछ नहीं है ये। जब प्लेयर ही नहीं आना चाहता तो आप क्या करोगे? वो फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा, बट अगर प्लेयर आना चाहेगा तो आप वो क्लब हो जो $2 मिलियन तक खर्च कर देते हो। सो माई पॉइंट इज दैट अगर कोई प्लेयर जिस क्लब में आने के लिए इंटरेस्टेड, हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जूड बेलिंगम, लिवरपूल में, लिवरपूल भी इंटरेस्टेड थी, चुआमेनी लिवरपूल भी इंटरेस्टेड थी, बट रियल मैड्रिड आया ना। उसके अलावा जो प्लेयर्स अभी हमने साइन करे हैं जैसे डमफ्रीज, कोनाटे, बर्नार्डो, सारे क्लब्स इंटरेस्टेड थे, बट उनको इसी क्लब में आना था तो वो आए थे। सो माय पॉइंट इज दैट जो प्लेयर आपके क्लब को प्रेफरेंस दे रहा है, आपको सिर्फ उसी के बारे में सोचना चाहिए। नो डाउट हमें एक मिडफील्डर की जरूरत अभी भी है, मार्केट में अभी भी कुछ ऑप्शंस पड़े हुए हैं। अब कल मैंने वो एंजो फर्नांडिस की एक स्टोरी लगा दी, भाई वो एक नॉर्मल सटायर था कि कैसे वो खुश हो रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि खरीदने चल दिए उसको, इतना पैसा नहीं है, अभी बहुत खर्चा हो गया, अभी तक प्लेयर बेचने पड़ेंगे। सो यूज कम सम कॉमन सेंस यार। सो माई पॉइंट इज दैट कि इस स्टोरी को बहुत ज्यादा आपको इतना स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। जूनी कैलिफेथ का जो एंगल है वो डेफिनेटली हमें बाद में डिस्कस करेंगे किसी लाइव में, बट रॉड्री ने यहाँ पे रियल मैड्रिड का इस्तेमाल कराया। तो गाइज ये थी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। इस एक्सप्लेनेशन के अलावा कुछ नहीं है, स्ट्रेच करने को मैं इसको 25 मिनट की वीडियो बना दूं, बट एग्जैक्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं, सिर्फ इतना सा है।